विधायक रवि राणा ने अमरावती के पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह पर महीने में 7 करोड़ रुपए की वसूली का तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया है। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए विधायक रवि राणा ने इस मामले में जल्द ही सबूत पेश करने की बात कही। राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल के दौरान विधायक रवि राणा और उनकी पत्नी सांसद नवनीत राणा के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जांच राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीआईडी को सौंप दी है। विधायक रवि राणा का कहना है कि उनके खिलाफ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मामले दर्ज किए गए थे। इसके साथ ही राणा ने आरोप लगाया कि कई मामलों में सबूत नहीं होने पर भी पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खुश करने के लिए मेरे खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। राणा ने ये भी आरोप लगाया कि अमरावती की पुलिस आयुक्त आरती सिंह महीने में 7 करोड़ रुपए की वसूली कर उद्धव ठाकरे को दे रही थी। रवि राणा ने जल्द ही इस संबंध में सबूत भी पेश करने की बात कही। अमरावतीमध्ये गेल्या 2-3 मर्डर हे अमरावतीमध्ये हर हप्त्याला होते। मोठ्या प्रमाणात रॉबरी त्या ठिकाणी होते, अवैध धंदे चालतात। या सगळ्या संदर्भात 2.5 वर्षामध्ये आरती सिंगनी जवळपास 7 कोटी रुपये महिन्याचं कलेक्शन हे अमरावतीवरून जे केलेलं आहे ते उद्धव ठाकरे यांना सुद्धा पोहोचवण्याचं काम केलं। त्या संदर्भात पूर्ण इन्क्वायरी ही सीआयडीला देण्याचा निर्णय राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी घेतला आणि 2 दिवसाआधी संपूर्ण प्रकरण खासदार नवनीत राणा, आमदार रवि राणा आणि अनेक माझे जे कार्यकर्ते आहे त्या संदर्भातल्या ज्या खोटे ऑफेन्स दाखल केले आहे त्या संदर्भातली जे पैसे वसुलीची जी अभियान चालवली आरती सिंगनी त्या सगळ्याची इन्क्वायरी सीआयडीला सुपूर्द केलेली आहे। 100% पुरावे आहे। ज्या ज्या लोकांनी माझ्याजवळ माझ्या विरोधात ऑफेन्स दाखल करण्यासाठी फोन केले आणि कोणाच्या प्रेशरमध्ये महाविकास आघाडीमध्ये माझ्या विरोधात ऑफेन्स दाखल करण्यात आले याचे पूर्ण पुरावे माझ्याकडे आहे। मी ते सीआईडीला देणार आहे। अमरावती की सांसद नवनीत राणा पर पुलिस थाने में हंगामा करने की घटना के बाद उन पर मामला दर्ज किया गया है। इस पर नवनीत राणा का कहना है कि पुलिस मुझ पर कितने भी मामले दर्ज करे, मैं घबराने वाली नहीं हूं। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जिस काम से पुलिस स्टेशन में गई थी वो काम पूरा हुआ। लापता लड़की सही सलामत अपने घर लौट आई। गुन्हे जे दाखल होत आहे, मला वाटते जे डिपार्टमेंटमध्ये काही मोजकीय लोक आहे जे नेत्याप्रमाणे वर्दीचा गैरवापर करताय आणि मला असं वाटते जेही लोक या पद्धतीने काम करताय आणि जे चुकीच्या पद्धतीने जेही केस रजिस्टर्ड करून घेत आहे, पण एक गोष्टी हे नक्की आहे की ज्या गोष्टीसाठी मी पोलीस स्टेशनमध्ये गेली ते काम आम्ही इमानदारीने पार पाडलं। आमची मुलगीला त्यांचे आईवडिलाकडे जे माझ्याकडे 3 तास रडत होते ते आईवडिलाकडे मी आणलं आणि सोपवलं। त्याच्यानंतर जेही कारवाया ज्यांना करायच्या आहे, कारण डिपार्टमेंट आणि सीपी कमिशनर आरती सिंगचा इंटरेस्ट एवढंच आहे की नवनीत राणा आणि रवि राणाला कोणी माध्यमनी आपण त्यांच्यावर केस दाखल केले पाहिजे। तर मला वाटते हे सगळं गोष्टी खूप झालेल्या आहे आणि नवनीत राणा या गोष्टीला घाबरणारी नाही आहे। जे सत्य आहे, जर मुलगी आमची कोणी जबरदस्ती आणि गुमराह करत असेल त्याला वाचना माझं कर्तव्य आणि माझा अधिकार आणि मी ती। अमरावती में उमेश कोहले की हत्या के आरोप में फरार शमीम अहमद उर्फ फिरोज अहमद पर एनआईए ने नगद इनाम का ऐलान किया है। एनआईए ने शमीम के बारे में जानकारी देने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद मेडिकल स्टोर के मालिक उमेश कोहले की हत्या कर दी गई थी। अमरावती जिले में 22 जून को 50 वर्षीय व्यवसायी उमेश कोल्हे की हत्या कर दी गई थी। उमेश कोल्हे की उनके घर से महज कुछ दूरी पर ही बड़ी ही बेरहमी से गला रेत कर आरोपियों ने उन्हें मार डाला था। इस हत्याकांड में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कई अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। उमेश कोल्हे हत्याकांड के भगोड़े आरोपी की जानकारी हासिल करने के लिए एनआईए ने अब बड़ा ऐलान किया है। फरार आरोपी के बारे में जानकारी देने वाले को 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। उमेश कोल्हे हत्याकांड में शामिल आरोपी शाहिद अहमद फरार है। पुलिस भी फरार आरोपी शहीद अहमद की तलाश कर रही है, लेकिन इस हत्याकांड के बाद शाहिद अहमद अपने परिवार के साथ गायब हो गया है। उसके करीबियों से पूछताछ के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। उमेश कोल्हे हत्याकांड का भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा मामले से जुड़ने के बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच एनआईए को सौंप दी गई। उसके बाद एनआईए ने 7 आरोपियों को हिरासत में
में लिया। इनमें मुदस्सर अहमद, शाहरुख पठान, अब्दुल तौफीक, शोएब खान, आतिफ रशीद, डॉक्टर यूसुफ खान समेत मुख्य आरोपी शेख इरफान शामिल है। उमेश कोल्हे की हत्या भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में एक विवादित पोस्ट का समर्थन करने पर की गई थी। इस बीच ये मामला संवेदनशील होने के कारण इस हत्याकांड की गुत्थी और भी बढ़ गई है। देखना होगा कि इनाम की घोषणा के बाद फरार आरोपी पकड़ में कब तक आता है। कुछ दिन पहले अमरावती के चिकलदरा में एक कुएं में एक युवती का शव मिला था। घटना के 20 दिन बाद ग्रामीण पुलिस मामले को सुलझाने में कामयाब हुई है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले पर मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने बताया कि 19 साल की एक लड़की को खेत में बुलाया गया था और उससे बहस की गई कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती। जांच में पता चला है कि इस विवाद के दौरान उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और शरीर को एक कुएं में फेंक दिया गया। इस संबंध में चिकलदरा पुलिस ने सोमवार को तीनों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के 20 दिन बाद ग्रामीण पुलिस मामले को सुलझाने में सफल हुई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमोल सुखदेव उइके, जाकिर अहमद और मुकेश राम सिंह बेथेकर के रूप में हुई है। उसके खिलाफ हत्या के सबूत मिटाने और अत्याचार का मामला दर्ज किया गया है। मृतक लड़की की पहचान अंबिका गोडू मरसकोल्हे के रूप में हुई है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने इस मामले को लगातार गृह विभाग से संपर्क किया। उनकी ये कार्रवाई सफल रही और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। शेवटी सातत्याच्या पाठपुराव्यानंतर शाहरुख आणि झाकीर आणि त्याचे 2 साथीदार यांना चिखलदरा पोलिसांनी आज अटक केली। या मुलीचा खून 17 ऑगस्टला तिला पळवून नेलं आणि 19 ऑगस्टला तिची बॉडी ही तरंगताना दिसली गावाजवळच्या विहिरीमध्ये। तिचा खून करण्यात आला आणि या अगोदर सुद्धा 20 जुलैला या मुलीला पळवून नेऊन अचलपूर, पुणे इथे नेलं आणि तिथल्या आदिवासी काम करणाऱ्या युवकांनी तिला सोडवलं, तिला गावामध्ये पोहोचवलं। तिची मिसिंगची तक्रार सुद्धा देण्यात आली होती, परंतु त्यावेळेला पोलिसांनी दखल घेतली नाही। मात्र आता या मुलीच्या वडिलाला माझ्याकडे विश्व हिंदू परिषदचे, बजरंग दलाचे आणि भाजपचे कार्यकर्ते घेऊन आले। मी पाठपुरावा केला। माननीय गृहमंत्र्यांनी सुद्धा या प्रकरणाचे सक्तीनं तपास करावा आणि कारवाई करावी असे निर्देश दिले। अमरावती में बहुचर्चित स्याही फेंक मामले की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है। अमरावती के मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर पर सरेआम कुछ लोगों ने स्याही फेंकी थी, जिसके बाद इस मामले में विधायक रवि राणा समेत युवा स्वाभिमानी के कई कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया था। अब इस मामले की जांच सीआईडी को सौंपे जाने पर विधायक रवि राणा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जल्द ही सच सबके सामने आएगा। उन्होंने एक बार फिर से अपने ऊपर झूठे मामले दर्ज करने का आरोप लगाया है। अमरावतीमध्ये ज्या पद्धतीनं गेल्या 2.5 वर्षामध्ये उद्धव ठाकरेचे मुख्यमंत्री असताना माझ्यावर जे खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले। मला दिवाळीमध्ये शेतकऱ्यांसाठी मी आंदोलन केलं, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, नुकसान भरपाईसाठी मागणी केली। तेव्हा दिवाळीच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांसोबत मला 4 दिवस जेलमध्ये ठेवलं। नवनीत राणांना डिटेन करण्यात आलं, घरामध्ये पोलीस पाठवण्याचं काम केलं। ज्या छत्रपती शिवाजी महाराज आमचे दैवत आहे तो छन्नी हातोड्याने पुतळा काढण्यात आला, त्या ठिकाणी काही शिवप्रेमींनी मनपा आयुक्तावर शाई फेकली। त्या प्रकरणामध्ये माझ्यासोबत प्रतिष्ठित नागरिकांचे 25-30 लोकांचे नावं 307, 353 सारखा गुन्हा दाखल करण्यात आला। एका शाळेचा प्रिन्सिपल ज्यांनी 35 वर्ष मुलांना शिकवलं, त्या प्रिन्सिपलवर पॉस्कोसारखा खोटा गुन्हा दाखल करून CP आरती सिंग यांनी अनेक बदल्याच्या भावना या ठिकाणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या सांगण्यावरून आणि आमचे लोकल काही सत्ताधारी जे नेते आहेत त्यांच्या सांगण्यावरून माझ्यावर सूडबुद्धीने गुन्हे दाखल केले। त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली पाहिजे म्हणून काल CIDच्या माध्यमातून आरती सिंगकडे असलेला पूर्ण तपास CIDकडे महाराष्ट्राचे DG आणि
राज्याचे गृहमंत्र्यांच्या माध्यमातून तो पूर्ण तपास CIDकडे ट्रान्सफर करण्यात आला। अमरावती जिले में अब डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वैसे अगस्त के पहले तक अमरावती में डेंगू के मरीज कम थे, लेकिन अब मरीजों की संख्या बढ़ने से प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिले में अब तक 224 संदिग्ध लोगों में से 49 डेंगू पॉजिटिव मिले हैं, जिससे देखते हुए महानगर पालिका के साथ जिले के स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल बचाव के उपाय शुरू कर दिए हैं। डेंगू के मरीज वर्तमान में अमरावती जिले के चांदूर रेलवे, धामनगांव रेलवे, अमरावती तहसील में सबसे अधिक मिले हैं। अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में अब तक 9 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अमरावती जिले में इस बार 224 संदिग्धों के परीक्षण के बाद 49 लोगों की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई है। इस साल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डेंगू डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी शुरू की गई है, इसलिए एक दिन में ही पॉजिटिव या निगेटिव मरीजों की रिपोर्ट मिल जाती है। पहले सैंपल के जांच के लिए यवतमाल की लैब में भेजा जाता था, इस वजह से रिपोर्ट में देरी होती थी, लेकिन अब तत्काल रिपोर्ट मिल रही है। अमरावती जिले में डेंगू के साथ ही चिकनगुनिया, मलेरिया, स्क्रब टाइफस जैसी बीमारियां भी फैलने लगी है। जिले में चिकनगुनिया के 25, मलेरिया के 42 और स्क्रब टाइफस के 6 मरीज मिले हैं। इस समय जहां कोरोना की लहर नियंत्रण में है, वहीं दूसरी महामारियां भी तेजी से फैल रही है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मिशन मोड पर काम करना शुरू कर दिया है। मेळघाटमध्ये चालू वर्षामध्ये आपल्याला कुठलाही उद्रेक नाही आहे। सध्या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पावसाळा सध्या सुरू आहे आणि पावसाळी या कालावधीमध्ये हिवताप रुग्णांमध्ये वाढ झाल्याचे आपल्याला आढळून येत आहे। परंतु आपण जर बघितलं तर गेल्या वर्षीपेक्षा डेंग्यू या आजारामध्ये लक्षणीय घट झाल्याचे आपल्याला दिसून येत आहे। यावर्षी आपल्या इथे 45 एवढ्या केसेस डेंग्यूच्या आतापर्यंत आपल्याला आढळून आलेल्या आहेत। त्याप्रमाणे चिकनगुनियाच्या 25 केसेस आहेत आणि मलेरियाच्या 42 केसेस आहेत। सद्यस्थितीमध्ये स्क्रब टायफसचे सुद्धा आपल्या इथे 6 पेशंट आपल्या इथे सध्या आपल्या इथं पॉझिटिव्ह निघालेले आहेत। तर मागच्या वर्षीपेक्षा मलेरियाच्या आजारामध्ये आपल्याला वाढ झाल्याचे आढळून आले, परंतु इतर आजार मात्र मागील वर्षीपेक्षा कमी आहेत। ज्या ठिकाणी मागील वर्षी आपल्याला उद्रेक आढळले त्या सर्व शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये आपण सर्वे आपण आपले करून घेतलेले आहेत आणि यामुळं लोकांमध्ये जागरूकता कीटकजन्य आजारांबाबत निर्माण झाल्यामुळं यावर्षी आपण या आजारावर नियंत्रण ठेवण्यात आपण यशस्वी झालेलो आहोत। सांसद नवनीत राणा के खिलाफ अमरावती जिले के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और कर्मचारी कल्याण संघ ने राणा के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर रखा है। मागच्या काही काळामध्ये आम्ही बघतो ज्या पद्धतीनं त्याच्या सन्मानाशी खेळत आहेत राजकीय लोक आणि त्यांना खेळ वाटत आहे, ज्याला जसं वाटलं तसं तो वागतो, तर त्यांनी असं करू नये। फक्त हीच माफक अपेक्षा आहे आणि ज्यांनी तसं केलेलं आहे त्याच्यावर योग्य कारवाई व्हावी। कोणी असं केलं, कोणती राजकीय नाही नाव घ्यायचं म्हणजे सर्वांनाच माहिती आहेत ना। राजापेठमध्ये जी एक मुलगी हरवलेली होती त्या प्रकरणाचा भाव करून आमच्या ज्या खासदार आहेत नवनीत राणा यांनी ज्या पद्धतीनं पोलीस स्टेशनमध्ये ज्या पद्धतीनं ते वावरले, निश्चितच ते त्यांना शोभणारं नव्हतं आणि पोलिसाविषयी जे काही ते बोलले ते त्यांच्यासाठी योग्य नव्हते आणि पोलिसाच्या तर सन्मानाला ठेच पोहोचणारच होतं ना, आणि त्याच्याकरता आम्ही आलो। बाकी काही नाही, मागणी काही नाही। त्या दिवशी जे प्रकार झालेला आहे त्याविषयी कायदेशीर कारवाई व्हावी, गुन्हा दाखल व्हावा। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के लांडी गांव में एक वृद्ध महिला चंद्रभागा नदी में बह गई। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के लांडी गांव के पास चंद्रभागा नदी में रुखमाबाई इंगले नाम की वृद्ध महिला बह गई। लांडी गांव के ग्रामीण अपने काम के सिलसिले में पास के बड़े गांव खल्लार में जाते हैं। वृद्ध महिला की तबीयत खराब होने की वजह से वो सोमवार को खल्लार के दवाखाने में गई थी, लेकिन रास्ता पार करते समय वो चंद्रभागा नदी में गिर गई और नदी के तेज प्रवाह के साथ बह गई। इस घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीण और वृद्ध महिला के परिजन उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। अब इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस की मदद से बचाव कार्य चलाया जा रहा है। ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति फिर से शुरू करने की मांग करते हुए अमरावती में ओबीसी विद्यार्थी महासंघ ने जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा।
ओबीसी वर्ग के छात्रों ने मांग की कि ओबीसी के बंद पड़ी छात्रवृत्ति को फिर से शुरू किया जाए। ओबीसी विद्यार्थी महासंघ के बैनर तले ओबीसी छात्रों ने किसान नेता प्रकाश साबले के नेतृत्व में जिलाधिकारी को अपनी मांगों का निवेदन सौंपा। इस मौके पर ओबीसी नेता प्रकाश साबले, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष अनिल ठाकरे, अजीज पटेल, रितेश हेलोंडे, छात्र संगठन के पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघ अमरावतीच्या वतीने आज सन्माननीय मुख्यमंत्री व सन्माननीय उपमुख्यमंत्री यांना माननीय जिल्हाधिकारी अमरावती यांच्यामार्फत आज एक निवेदन दिलं आहे। या नवीन सरकारने आता जेव्हा सरकार स्थापन झालं त्यांनी आल्याला पहिला जो आघात केला तो ओबीसी समाजावर केला। त्यांनी परराज्यात शिकणाऱ्या जे ओबीसी विद्यार्थी आहे त्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीच बंद करून टाकली। त्याच्यामुळे जवळपास एक सर्वेनुसार असा अंदाज आहे की महाराष्ट्रातले 40% विद्यार्थ्यावर हा ओबीसी विद्यार्थ्यावर आघात आहे। त्यामुळे या सरकारने अशा एक प्रकारे ओबीसी समाजातील जे पालक आहे त्यांचे पालकांचे खिसे कापून टाकण्याचा सर्रास प्रकार सुरू केलेला आहे। ही बाब अत्यंत गंभीर आहे। म्हणून आमची मागणी आहे की या संदर्भामध्ये या नवीन सरकारने ओबीसी विद्यार्थ्यांची जी शिष्यवृत्ती आहे जी बंद केली सुरू केली पाहिजे। आणि या संदर्भात आमच्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बबनरावजी तायवाडे आणि राष्ट्रीय महासचिव सचिन राजूरकर यांनी या सरकारला अक्षरशः गर्भित इशारा दिलेला आहे। त्यांना ठणकावून सांगितलं आहे की तुम्ही ओबीसी विद्यार्थ्याची शिष्यवृत्ती त्वरित चालू करा। एक विद्यार्थिनी असून महाराष्ट्र राज्यातून जे परराज्यात शिक्षण घेणारे माझे विद्यार्थी बंधू भगिनी आहेत, त्यांचं एक महाराष्ट्र महाविकास आघाडी सरकारद्वारे 2017-18 रोजी शिष्यवृत्तीचं लेटर आहे म्हणजे GR जे झालं होतं ते रिलीज झालं होतं। त्याच्यानंतर आता 25 मार्च 2022 हे GR खारिज करण्यात आलं। परंतु या सगळ्या गोष्टींना आता ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांना सामोरे जावे लागेल आणि बऱ्याच काही अडचणी त्यांना पाहाव्या लागतील। पण असे काही नाही झाले पाहिजे म्हणून आम्ही आज एक निवेदन जिल्हाधिकारी साहेबांना दिलेलं आहे आणि ही जी शिष्यवृत्ती आहे ती परत सुरू झाली पाहिजे म्हणून हे निवेदन दिलेलं आहे। अमरावती जिले के वरुड़ तहसील में अमनेर सर्कल में मंधे और ढगा क्षेत्र में लोडशेडिंग की वजह से काफी परेशानी हो रही है। बिजली वितरण कार्यालय बिना किसी कारण के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली काट रही है, जिससे लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। बरसात के दिनों में अंधेरे में जहरीले सांप, बिच्छू आदि का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ग्रामीण इलाके में भी रात के समय नियमित बिजली आपूर्ति जरूरी होती है। लेकिन यहाँ तो स्थिति ये है कि घंटों गांव में बिजली ही नहीं रहती। ग्रामीणों को अंधेरे में ही रहना पड़ता है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बिना कारण बिजली आपूर्ति ठप होने से परेशान ग्रामीण महावितरण के वरिष्ठ अधिकारी से भी संपर्क किए, लेकिन कोई भी सटीक जवाब नहीं दे सका। इसलिए अपने परेशानी से तंग आकर अब ग्रामीण महावितरण की लापरवाही पर अपनी नाराजगी जताते हुए आंदोलन करने की तैयारी में है। गणेश उत्सव में भक्तों का उत्साह देखने लायक रहता है। क्या आम क्या खास, सभी भक्त सराबोर नजर आते हैं। अमरावती जिले की चांदूर रेलवे में ऐसे ही विसर्जन के दौरान बंदोबस्त में तैनात पुलिस कर्मियों ने भी भक्तों के आग्रह पर ढोल ताशों की धुन पर डांस किया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस हमेशा ही अपनी ड्यूटी निभाती है। लोग शांति से उत्सव मना सके, इसके लिए पुलिसकर्मी अपनी भावनाओं को पीछे छोड़ते हुए सड़कों पर ड्यूटी देते हैं। मन में होते हुए भी वे हमारी तरह आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि उनके पहले उनका कर्तव्य होता है। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील में एक गणेशोत्सव मंडल के गणपति विसर्जन के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को मंडल के पदाधिकारियों ने अपने साथ ढोल ताशे की धुन पर डांस करने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद चांदूर रेलवे के थानेदार विलास कुलकर्णी समेत अन्य पुलिस कर्मियों ने भी सभी के साथ मिलकर थोड़ा डांस किया। न्यूज़ रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अमरावती।